उस हादसे की खबरें रातों रात हेडलाइन बन गई। अमित, फिर एक बार ये क्या पढ़ने मिल रहा है हमें? माना कि तुमने एक लड़की के लिए आवाज उठाई और उन क्रू मेंबर्स को मारा, लेकिन तुम्हारे गुस्से को देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि तुमने ये सब एक कोस्टार होने के नाते किया है। अरे फिर वही बात। अरे कोई आदमी अगर किसी के लिए ऐसे बुरे शब्द कहे तो मैं सुनकर लूं। और वो तो रेखा थी, जया की अच्छी सहेली है वो। अमित, हम बेवकूफ नहीं हैं। हमें सब अच्छी तरह से समझ आता है। पिछली बार तुमने कहा था कि मीडिया वाले झूठी खबरें फैला रहे हैं, लेकिन इस बार तुम्हारे गुस्से को सेट पर सभी ने देखा। और मैंने तुम्हारे क्रू मेंबर से भी बात की और वो सब कह रहे थे कि सर का गुस्सा ये साफ साफ दर्शा रहा था कि उनके दिल में रेखा मैम के लिए कुछ तो है। अरे कोई कुछ भी कह देगा और तुम उसकी बातों को मान भी लोगी। जया, दुनिया एक तरफ और मैं एक तरफ। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें अपनी पति की बात पर विश्वास करना है या फिर दुनिया वालों की बातों पर। अमित गुस्सा होने का नाटक करके अपने कमरे में चला जाता है। मुझे ये सब करना ही पड़ेगा, वरना इन्हें सफाई देते रहा तो इन्हें शक हो जाएगा। इसीलिए मुझे गुस्से में रहने का ही नाटक करना होगा। फिर एक दिन अचानक से पुष्पावली को रेखा के कमरे में अमित और उसकी तस्वीर मिलती है और उसे देखकर पुष्पावली एकदम हैरान रह जाती है। रेखा, तुम्हारे कमरे में से मुझे ये तस्वीर मिली है। तुम और अमित दुनिया को झूठ बोल सकते हो, लेकिन मुझसे नहीं। अरे मुझे तो ये लगा था कि मीडिया वाकई में तुम दोनों के नामों को इस्तेमाल करके अपनी टीआरपी बढ़ा रही है, लेकिन जो सब वो कह रहे हैं वो सच है। क्यों? सही कहा ना मैंने? अम्मा, वो तुझे समझाया था ना मैंने कि फिर से मत दोहरा वो गलती। याद है ना तुझे? आज से 6 साल पहले तूने ऐसे ही उस विनोद मेहरा के साथ शादी की थी, लेकिन जब तू उसकी माँ के सामने गई तब उसकी माँ ने तुझे चप्पल से मारा और तेरी बेइज्जती की, क्योंकि तू एक नाजायज औलाद है। और यहाँ तो अमित एक शादीशुदा आदमी है और वो तो जया यानी तेरी सहेली का पति है। ऊपर से वो 2 बच्चों का भी बाप है। तो मैं और क्या करती अम्मा? ये प्यार होता ही ऐसा है, बस हो जाता है। आप तो समझिए ना मेरी बेबसी को। मैं और किससे आशा रखूं? समझ सकती हूँ, मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी तेरे अप्पा की दूसरी बीवी ही हूँ। लेकिन बेटा, इतना सब होने के बाद भी मैंने तुझे चेतावनी दी थी ना, तो तू क्यों नहीं रुकी? क्यों बह गई अपनी भावनाओं में? पता नहीं अम्मा, पर मैं थोड़ी ना जया का घर तोड़ रही हूँ। मैंने अमित को ना उसके परिवार से अलग होने के लिए कहा और ना ही उसके बच्चों से। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि अगर वो दिन के 23 घंटे अपने परिवार को दे रहा है तो बचा हुआ 1 घंटा मुझे दे दे, क्योंकि मेरे लिए अमित के साथ बिताया हुआ 1 घंटा भी काफी है। अपने आप को संभाल बेटा, ऐसा प्यार इंसान को बर्बाद करके रख देता है। नहीं अम्मा, अमित के प्यार ने मुझे बर्बाद होने से बचाया है, क्योंकि अमित के मेरे जिंदगी में आने से ही मैंने अपने आप को जाना, अपने आप में सुधार लाया। और माँ, अमित जैसा भी हो, वो मुझे तहे दिल से प्यार करता है और वही मेरे लिए बहुत है। अपनी दीवानी बेटी रेखा को देखकर पुष्पावली बहुत चिंतित हो जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद जब करवा चौथ का त्योहार आता है तभी, हेलो अमित, आज मैंने तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। तुम्हारे आने से पहले मेरी जिंदगी में हर तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन तुम्हारे आने पर हर तरफ मानो रौनक ही छा गई है। अरे वाह, तो फिर तुम्हारा व्रत खोलने के लिए मैं जरूर आऊंगा। लेकिन रेखा, तुमसे ये व्रत हो पाएगा ना? नहीं मतलब, तुम्हारी सेहत से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। अरे फिक्र मत करो अमित, कुछ नहीं होगा मुझे। तुम्हारे लिए एक दिन तो क्या, 7 जन्मों तक प्यासी रहने के लिए तैयार हूँ मैं। अरे बस बस,
7 जन्मों की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बाबा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बाय। लव यू। लव यू टू रेखा। बाय। रेखा ने पूरी शिद्दत के साथ दिन भर व्रत रखा होता है। फिर शाम होते ही वो अमित के लिए सच सवर कर बैठ जाती है। चांद भी निकल आता है, लेकिन अमित की अब तक कोई खबर ही नहीं होती। कहाँ रह गए तुम अमित? मुझसे अब और इंतजार मत करवाओ। यह इंतजार का दर्द हर दर्द से बढ़कर होता है। अगर अमित आज नहीं आया तो? नहीं, वो आएगा, वो जरूर आएगा। लेकिन दूसरी तरफ अमित जया का व्रत तोड़ने में व्यस्त होता है। वहाँ पूरा परिवार एक साथ होता है और यहाँ रेखा अंधेरे में बैठी होती है। रात के 11:30 बज गए थे, लेकिन अमित अब तक नहीं आया था। क्यों अमित? क्यों हमेशा मेरी किस्मत में आंसू ही लिखे हैं? क्यों कभी मेरी मोहब्बत मुकम्मल नहीं हो पाती? खुशियां तो आती है, लेकिन उसके बाद खुशियां दर्द देकर बराबर का हिसाब कर लेती है। इतना कहकर रेखा रो पड़ती है कि तभी अचानक से वहां पर अमित आता है। रेखा, तुम रो क्यों रही हो? दूर रहो मुझसे अमित। तुमने मुझे कहा था कि तुम जल्दी आओगे और हम अच्छा साथ में वक्त बिताएंगे। आज तुम्हारे लिए मैंने अपने हाथों से पकवान बनाए थे और सुबह से तुम्हारे आने की राह देख रही हूँ। मुझे माफ कर दो रेखा। वो मैं जया और परिवार के साथ उलझा हुआ था, लेकिन अभी मैं आ गया हूं ना। देखो, चांद भी निकल आया है। चले जाओ अमित यहाँ से। कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? इस प्यार में पल पल मुझे दर्द का घूंट पीना पड़ रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, आखिरकार तुम जया के पति ही ठहरे। मैं तो बस एक दूसरी औरत हूं ना। मुझसे थोड़ी तुम्हारा कोई रिश्ता नाता है। तो तुम्हें और क्या चाहिए रेखा? छोड़ो अमित और चले जाओ यहाँ से। चलो। मेरा हाथ छोड़ो अमित। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? अमित रेखा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ कहीं लेकर जाता है और कुछ ही देर बाद उसने गाड़ी रुकाई तो रेखा ने देखा कि वो एक काफी सुनसान जगह है और वहां पर एक सुंदर सा मंदिर है। ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो अमित? आज भगवान को साक्षी मानकर मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ रेखा। क्या? हाँ, क्योंकि अब बहुत हो गया। तुम्हें इस दर्द में देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। आज से तुम और मैं हमेशा हमेशा के लिए शादी के पवित्र बंधन में बंध जाएंगे। तुम होश में तो हो ना अमित? हाँ रेखा, मैं अपने पूरे होश में हूँ और तभी ये सब कह रहा हूँ। फिर उस रात अमित और रेखा दोनों चुपके से शादी कर लेते हैं और अमित रेखा को पानी पिलाकर उसका व्रत तोड़ देता है। रेखा बहुत ज्यादा खुश थी और उसने ये सारी बातें अपनी माँ को भी बता दी और अमित को अपनी माँ से मिलवाया। नमस्ते अम्मा। ये सब क्या है रेखा? तुम दोनों ने शादी कर ली? और अमित, तुम ये कैसे भूल रहे हो कि तुम एक शादीशुदा आदमी हो? एक बीवी है तुम्हारी, 2 बच्चे भी है। तुम्हारे माता पिता क्या कहेंगे? मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अम्मा, क्योंकि मैं और रेखा एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। मैंने जया के साथ शादी की, लेकिन उसके बाद सब कुछ बदल सा गया और अब मैं रेखा के बिना नहीं रह सकता। लेकिन मैं ये कैसे मान लूं कि तुम मेरी बेटी को खुश रखोगे? आखिर में हर एक शादीशुदा आदमी अपनी बीवी और परिवार को ही चुनता है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा अम्मा। अब बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। मैं रेखा को दुनिया की सारी खुशियां दूंगा और मैं जानता हूँ कि अप्पा ने आपके साथ गलत किया है। उन्होंने आपको, रेखा और राधा को ऐसे ही छोड़ दिया, लेकिन आपके साथ वैसा हुआ है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं भी रेखा के साथ वही करूंगा। और माँ, इतनी सारी खबरें आई, इतने सारे झगड़े भी हुए, लेकिन अमित हमेशा डटकर सबका सामना करता रहा और बाद में मेरे पास ही लौट कर आया। अम्मा, प्यार और जंग में सब जायज है। हमारे रिश्ते से किसी को भी कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी।
ना जया को, ना अमित के बाकी परिवार वालों को। यकीन कीजिए मेरा अम्मा। हाँ अम्मा, और हम दोनों को अपना आशीर्वाद दीजिए। पुष्पावली ने बहुत सोचा और उन दोनों की बातों को सुनकर उसने आखिरकार अमित को अपने दामाद के रूप में स्वीकार कर ही लिया। वो बेचारी भी क्या करती, बेटी की खुशी में ही उसकी खुशी जो थी। फिर 1978 में मुकद्दर का सिकंदर की स्क्रीनिंग के दौरान पूरा बच्चन परिवार आया होता है। तभी रेखा प्रोजेक्शन रूम में उनके पीछे ही बैठी होती है। अमित के बच्चे कितने प्यारे हैं, बिल्कुल उस पर गए हैं। काश मैं यहाँ पीछे बैठने की जगह आगे उनके साथ बैठी होती, और काश हम दोनों का रिश्ता इस दुनिया के सामने छुपाना नहीं पड़ता, तो सब कुछ कितना खूबसूरत होता। तभी रेखा की नजर जया पर जाती है और वो देखती है कि अमित और उसके प्यार भरे सीन देखकर जया रो रही है। जया को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो ये बात अपने तक ही रखती है। फिर एक दिन जया को अपनी सहेली का कॉल आता है। क्या? हाँ जया, मैं झूठ क्यों कहूंगी, मैंने अपनी आंखों से अमित को रेखा के घर के बाहर से निकलते हुए देखा है। अब तू मान या ना मान, लेकिन रेखा और अमित दोनों का अफेयर चल रहा है, इसलिए कह रही हूँ, अपने घर को टूटने से बचा ले जया। ठीक है, देखती हूँ मैं। अपनी सहेली की ये बातें सुनकर जया के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। फिर वो ये सारी बातें बाऊजी और तेजी को बताती है, और तभी अमित की माँ उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। क्या हुआ माँ? क्या हुआ है? बाहर जाकर मुंह काला करके आया है और हमें पूछ रहा है कि क्या हुआ है। जया की सहेली ने तुझे अपनी आंखों से देखा है, उस रेखा के घर से बाहर निकलते हुए। क्या? अब फिर से ये मत कहो कि ये सब झूठ है। बार बार वही सुनने और देखने मिल रहा है। अरे हर बार कोई अपना सारा काम धाम छोड़कर तुम्हारे बारे में झूठी खबरें क्यों फैलाएगा अमित? तुमने ये बहुत गलत किया है। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी अमित। नहीं जया, हमेशा की तरह ये भी झूठ है। अरे आप लोग तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हो। मैंने कहा ना कि मेरे और रेखा के बीच में कुछ भी नहीं है। तुम्हारी सहेली तो बस आग में घी डालने का काम कर रही है, क्योंकि वो तुमसे जलती है, क्योंकि तुम्हारा सब कुछ अच्छा जो चल रहा है। चुप हो जा अमित, अब बस बहुत हो गया। अब से तो उस रेखा के साथ कोई फिल्म नहीं करेगा। तेजी बिल्कुल सही कह रही है। क्या? अरे आप लोगों को हो क्या गया है? ये सब क्या कर रहे हो आप लोग? जो भी कर रहे हैं तेरी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। तू तो बस बेवकूफों की तरह गलत रास्ते पर जा रहा है, लेकिन तुझे सही रास्ते पर लाना हमारा काम है। और कल के कल ही तुझे सारे प्रोड्यूसर्स को ये बताना होगा कि तू रेखा के साथ अब कोई फिल्म नहीं करेगा, और मुझे अब इसके आगे और कुछ भी नहीं सुनना है। ये बात यही खत्म होती है। इतना कहकर तेजी और बाऊजी अपने कमरे में चले जाते हैं, और अब अमित को ना चाहते हुए भी सभी प्रोड्यूसर्स को ये बताना ही पड़ता है कि वो अब रेखा के साथ काम नहीं करेगा। और उस दिन के बाद से वो रेखा को भी नजरअंदाज करने लगता है, और जया उस पर 24 घंटे नजर रखने लगती है। ये अमित को क्या हो गया है? ना तो ये मेरा फोन उठा रहा है, ना ही उसका दोस्त। 6 दिन हो गए हैं, उसका चेहरा तक नहीं देखा मैंने। बेटी, मैं तेरे लिए एक खबर लाई हूँ। कैसी खबर अम्मा? अमित ने सारे फिल्म प्रोड्यूसर्स को ये साफ साफ कह दिया है कि आज के बाद वो तेरे साथ कोई फिल्म नहीं करेगा। क्या? ये खबर सुनकर रेखा के हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं और वो रोने लगती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आध्या गुस्सा होकर घर की घंटी बजाती है, और प्रेरणा के दरवाजा खोलने पर वो गुस्से में अंदर चली जाती है। आध्या,
तुम यहाँ पर? क्यों? चौंक गए? फूट गया है तुम्हारा भांडा? आप डर क्यों रहे हो? अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो मैं भला क्यों डरूंगा? अरे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है। क्या चक्कर चल रहा है तुम्हारा इस काली लड़की के साथ? इसीलिए मुझे कुछ बिना बताए ही चले आए यहाँ पर, है ना? मुझे पहले से पता था कि तुम दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो जरूर है, इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया। अरे आद्या, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरा और प्रेरणा का कोई चक्कर नहीं चल रहा। हम दोनों पहले कलीग थे और अब बस अच्छे दोस्त थे। हाँ आद्या, जतिन को मेरे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है और आज मैंने एक नई डिश बनाई थी, इसीलिए मैंने इसे खाने पर बुला लिया। हाँ आद्या, प्रेरणा तो तुमसे कई गुना ज्यादा अच्छा खाना बनाती है, इसीलिए आज मैं इसके पास आया हूँ और ये रोज ऑफिस में मेरे लिए टिफिन भी लाती है। अच्छा जी, तो इस काली लड़की ने तुम्हें अच्छा खाना खिला खिला कर अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। देखो आद्या, पहली बात तो इसका नाम प्रेरणा है, तो इसे बार बार काली बोलना बंद करो। और दूसरी बात यह है कि ये एक बहुत ही भली लड़की है और उसकी सोच तुम्हारी तरह गंदी बिल्कुल नहीं है। वो तो दिख ही रहा है। ए लड़की, मैं तुझे बता दे रही हूँ, मेरे पति से दूर रह, और अगर तूने इसे अपने झांसे में फंसाने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। और तुम जतिन, अब चल रहे हो या नहीं मेरे साथ, या फिर पूरी रात यही बिताने का इरादा है? फिर जतिन आद्या के साथ अपने घर चला जाता है और अगली सुबह, जतिन, अब आद्या का गुस्सा थोड़ा कम हो गया होगा ना? माफ करना मुझे, मेरे कारण तुम दोनों के बीच बहस हो गई। अरे नहीं प्रेरणा, तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उल्टा माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए, क्योंकि आद्या ने तुमसे बदतमीजी से बात की। अरे कोई बात नहीं जतिन, कुछ लोगों की सोच ही बुरी होती है। जीवन में हमें सिर्फ सकारात्मक बातों पर ही ध्यान देना चाहिए, ना कि नकारात्मक बातों पर ध्यान देकर जीवन को और मुश्किल बनाना चाहिए। मैं तो यही करती हूँ। अरे वाह प्रेरणा, तुम्हारी सोच तो काफी अच्छी है। फिर एक रोज जब घर पर सिर्फ आद्या होती है, तभी कोई दूर का रिश्तेदार घर आता है और उनके लिए आद्या चाय और पराठे बनाती है। अरे बहू, इन सब की क्या जरूरत थी? चाय ही काफी थी। अरे नहीं काका जी, ऐसे कैसे बस चाय पीते आप? पराठे भी तो खाइए, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। उतने में दरवाजे पर मालिनी आती है और वो ये देखकर काफी चिंतित हो जाती है। अरे बाप रे, ये लड़की अरुण भाई को खाना दे रही है। अगर इन्होंने इसके हाथ का खाना खा लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मालिनी इतना सोच ही रही होती है कि वो मेहमान पराठे खा ही लेते हैं। हे भगवान, इतना बुरा खाना तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया बहू। हमारे खानदान में कोई औरत इतना बुरा खाना नहीं बनाती। अरे तू तो मालिनी की बहू है, फिर भी ऐसा खाना बनाती है। माफ करना अरुण भाई, वो इसे बाकी का थोड़ा बहुत खाना बनाने आता है, पर ये पराठे अच्छे से नहीं बना पाती। अच्छा हुआ मालिनी जो तुम आ गई यहाँ पर। अरे ये क्या संस्कार दिए हैं तुमने अपनी बहू को? एक बहू को हर तरह का खाना बनाना आना ही चाहिए। और तुम पराठों की क्या बात कर रही हो? चाय भी इतनी खास नहीं बनी है। अरे ओ काका, खाना है तो चुपचाप खाओ वरना चलते बनो। ज्यादा चिक मत करो। स्वाद में कुछ 19-20 हुआ होगा, लेकिन मैंने आपके लिए कितनी मेहनत लेकर बनाया है, कम से कम उसकी तो इज्जत कीजिए। आद्या बहू, तमीज से पेश आ। देखा ना मालिनी, कितनी बदतमीज और बददिमाग है तेरी बहू। अब मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगा, बेशर्म कही की। फिर वो मेहमान वहां से गुस्सा होकर चले जाते हैं। अरे नालायक लड़की, ये तूने क्या कर दिया? अब वो जाकर पूरे खानदान में हमारी नाम की बदनामी करेगा।
हमारी नाक कटवाने में तूने कोई कसर नहीं छोड़ी। अरे तो क्या गलत कहा मैंने? मैंने बस ये कहा कि भले ही मैं खाना बेस्वाद बनाती हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि वो खाना खाने लायक ही ना हो। और ये बात तो उसे भी समझनी चाहिए थी। बेवकूफ कहीं का। अपनी बदतमीजी बंद कर बहू, वरना मैं तेरे मुंह पर मोमबत्ती के चटके दूंगी। दिन ब दिन पागल होती जा रही है तू, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक ना एक दिन मैं तुझे पागल खाने ही छोड़कर आऊंगी। मालिनी की बातें सुनकर आध्या चुप हो जाती है। ऐसे ही एक रोज जब जतिन का जन्मदिन होता है, तभी 12 बजे से पहले आध्या उसके लिए केक बनाने लगती है। चलो, केक तो अब तैयार हो गया है और मैं बाकी का खाना भले ही इतना अच्छा नहीं बनाती, लेकिन केक तो मैंने बहुत ही अच्छा बनाया है और ये केक खाकर जतिन बहुत खुश हो जाएगा। लेकिन जब जतिन वो केक खाता है, तभी वो उसे इतना पसंद नहीं आता। अरे बाप रे यार आध्या, इतना मीठा केक बनाया है तुमने। इसे खाकर तो मेरा सिर दर्द करने लगा है। तुम भी इसे खाकर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा। हाँ, थोड़ा मीठापन ज्यादा है, लेकिन केक इतना भी खराब नहीं बना है। मैंने इसे बहुत प्यार से बनाया है जतिन। अरे हाँ बाबा, वो सब मैं जानता हूँ कि तुमने इसे प्यार से बनाया है और उसके लिए पूरे दिल से शुक्रिया। लेकिन यार, इस केक को अगर मैंने और खा लिया तो सच में आज मुझे जन्मदिन के दिन ही हॉस्पिटल में जाकर भर्ती होना पड़ेगा। इसे खाकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें पूरी दुनिया भर की चीनी मिलाई है तुमने। जाओ, तुम्हें तो बस कमियां निकालनी आती है। मेरी मेहनत और मेरा प्यार तुम्हें तो कभी नजर ही नहीं आता। ऐसी कोई बात नहीं है। आध्या वहां से रूठकर चली जाती है। वही अगले सुबह ऑफिस में प्रेरणा भी जतिन के लिए अपने हाथों से केक बनाकर लाती है। जन्मदिन मुबारक हो जतिन। शुक्रिया प्रेरणा, और ये केक तो सच में बहुत स्वादिष्ट बना है। तुम तो सच में कमाल की शेफ हो यार। शुक्रिया जतिन, मैं तो तुम्हारे लिए रसमलाई का केक बनाने वाली थी। फिर मुझे याद आया कि तुमने मुझे एक दिन कहा था कि तुम्हें कैरेट केक बहुत पसंद है, इसलिए मैंने खास तुम्हारे लिए कैरेट केक बनाना सीखा और आज इसे बना भी दिया। क्या बात है प्रेरणा, पहली बार में ही तुमने कितना बढ़िया केक बनाया है। फिर जतिन उस केक को आधे से ज्यादा खा लेता है और बाकी का बचा हुआ केक बॉक्स में रखकर वो शाम में अपने घर लेकर जाता है। और उस केक को देखकर आध्या गुस्सा हो जाती है। वाह, मेरे बनाए हुए केक में तो कितनी कमियां निकाल रहे थे, और उस काली लड़की ने बनाए हुए केक को तुमने आधे से ज्यादा खत्म किया है। हाँ किया है, क्योंकि उसने तुमसे भी अच्छा केक बनाया था। माना कि तुमने भी मेरे लिए बहुत मेहनत ली, लेकिन केक में कुछ तो स्वाद होना चाहिए था ना। हाँ, तुम्हें तो बस उस काली करोटे के हाथ का ही सब कुछ पसंद आता है, इसीलिए हर वक्त मेरी बुराई और उसकी अच्छाई ही करते रहते हो। जो सच है मैं वही बोलता हूँ, और मैं यहाँ पर किसी की बुराई या अच्छाई नहीं कर रहा। एक वो इंसान होता है जो अपनी गलतियों से सबक सीखकर उन्हें ठीक करता है, और एक वो इंसान होता है जो अपनी गलतियां जानकर भी उन्हें बार बार दोहराता रहता है, और वो तुम हो आध्या। मेरा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। अरे तुझे हमने कितनी मोहलतें दी, लेकिन तूने कुछ नहीं किया, बस हमें कुछ भी खिलाती रहती है। अरे सिर्फ तुझे ही लगता है कि वो खाना ठीक ठाक है, पर वो असल में वैसा बना ही नहीं होता। ठीक है, आप दोनों माँ बेटे को जो बोलना है बोलते रहो, लेकिन मैं तो जो बनाती हूँ वही बनाऊंगी। खाना है तो खाओ, वरना भूखे रहो। मैं इसमें और कुछ नहीं कर सकती। अब दिन ब दिन आध्या और जतिन के बीच में बहस बढ़ती ही जाती है, और इन सब में जतिन प्रेरणा के साथ खुश रहने लगता है, और वो ऑफिस के बाद भी ज्यादातर समय उसके साथ ही बिताता है। कहाँ पर हो तुम जतिन? मैं तुम्हें कब से फोन लगा रही हूँ,
जरूर उस प्रेरणा के साथ ही होगे तुम। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? शादी होने के बाद भी किसी और लड़की के साथ घूमते हो। अरे जरा तो ऊपर वाले से डरो। देखो आद्या, मैं अपनी दोस्त के साथ हूँ और उसमें कुछ गलत नहीं है। और बार बार मुझे फोन करना बंद करो। मुझे जब आना है मैं तभी आऊंगा। इतना कहकर जतिन फोन कॉल कट कर देता है। जब देखो तब उस प्रेरणा के साथ ही चिपका रहता है। कहते हैं आदमी के दिल का रास्ता पेट से उकड़ जाता है। कहीं उस कल्लो के हाथ का स्वादिष्ट खाना खाते खाते वो जतिन को अपने प्यार में ना फंसा ले। नहीं नहीं, मैं शायद कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। जतिन को तो बस उसके हाथ का खाना पसंद है और उसे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। वो ऐसा गलत काम कभी नहीं करेगा। फिर एक दिन, अरे मालिनी बहन, वो आध्या का फोन नहीं लग रहा था, इसीलिए आपको फोन लगा दिया। कैसी हो आप? सब कुशल मंगल तो है ना? कहा सुमन बहन, आपकी बेटी के होते हुए सब कुछ कुशल मंगल कैसे हो सकता है? अरे क्या हुआ बहन जी? उसने अभी तक खाना बनाना सीखा नहीं क्या? सीखने के लिए मेहनत करेगी तब सीखेगी ना वो। और इन सब में आप भी उतनी ही दोषी हो, क्योंकि आपने उसका साथ दिया है। अगर आप उसे पहले ही सच बोलने के लिए कहती तो आज वो हमारे घर की बहू कभी नहीं होती। अब हम लोग उसे अपनी घर की बहू बनाकर फंस चुके हैं। माफ कीजिए मालिनी बहन, लेकिन उस वक्त मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने आध्या को आज तक कुछ समझाया नहीं। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो तो मेरी बात सुनती ही नहीं, बस अपनी ही मनमानी करती है। लेकिन इन सब में बर्बादी तो हमारी हो गई ना। अब तो हम उसे यहाँ से निकाल भी नहीं सकते, वरना हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। मालिनी को इस तरह से सुमन को सुनाते हुए देखकर आद्या को बहुत गुस्सा आता है। फिर रात में वो मालिनी और जतिन के लिए खाना ही नहीं बनाती। अरे ओ मैडम, जो बनाया है दे दे जल्दी। रोज की तरह खाने में नमक डालकर ही खाऊंगी, तब जाकर थोड़ा बहुत स्वाद आएगा। कैसा स्वाद माँ? यहाँ तो मुझे खाने का मन भी नहीं करता। चलो अच्छा है, क्योंकि आज से मैं आप लोगों को खाना बनाकर नहीं दूंगी। बस बहुत हो गया। मुझ तक तो ठीक था, लेकिन आपने मेरी माँ को क्यों सुनाया माँ जी? अगर आप दोनों को मेरे खाने से इतनी ही तकलीफ है तो खुद बनाकर खाइए ना। मैं अपना खाना अलग से बनवाया करूंगी। क्या? अरे माँ से इस उम्र में काम करवाओगी क्या तुम? अब जरा तो लाज शर्म है कि नहीं तुम में? हाँ हाँ, नहीं है, मुझ में कोई लाज शर्म नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ ये सब तुम इसीलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें पता है कि हम चाहकर भी तुम्हें इस घर के बाहर नहीं निकालेंगे। लेकिन मैं अब भी कह रहा हूँ, अपने ये नखरे कम कर दो आद्या, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। लेकिन आद्या पर जतिन की इन बातों का भी कोई फर्क नहीं पड़ता और अब मालिनी ही खाना बनाती है। एक रात अचानक से प्रेरणा के घर पर चोरी होती है और चोर सब कुछ लेकर चला जाता है। इस हादसे के कारण वो काफी डर जाती है और फौरन जतिन को वहां पर बुलाती है। प्रेरणा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ जतिन, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे अब अकेले रहने में बहुत डर लग रहा है। कल को वो चोर अगर फिर से आ गया तो मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, वरना मैं उनके पास चली जाती। नहीं प्रेरणा, तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर पर। लेकिन जतिन, मैं तुम्हारे घर पर कैसे आ सकती हूँ? तुम्हारी बीवी और माँ क्या बोलेगी? आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे? मुझे अब इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें एक पत्नी और बहू होने के सारे गुण हैं और मैं तुम्हें दोस्त नहीं बल्कि अपनी बीवी बनाकर ले जाना चाहता हूँ। हाँ प्रेरणा, ये बात मैंने अपने दिल में छुपा कर रखी, लेकिन आज तुम्हें कह रहा हूँ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या? माफ करना,
लेकिन अब मैं अपने जज्बातों को और छुपा नहीं सकता। मुझे आध्या से नहीं, बल्कि तुमसे प्यार है प्रेरणा। जतिन, मुझे भी तुम बहुत अच्छे लगते हो। जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो एकदम सुरक्षित महसूस करती हूँ। लेकिन ये समाज हमारी शादी को अपना पाएगा क्या? और तुम्हारी माँ क्या एक काली बहू को अपना पाएगी? जरूर अपनाएगी, क्योंकि तुम्हारा रंग काला है, मन नहीं। और असली सुंदरता बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से झलकती है। फिर जतिन प्रेरणा के साथ शादी कर लेता है और वो उसे अपने घर लेकर जाता है। और तभी उन दोनों के गले में वरमाला देखकर आध्या और मालिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। ये सब क्या है पुत्र? तूने शादी कर ली? हाँ दादी, ये है आपकी पोता बहू मिसेस कुहू विराज बिरला। क्या हुआ माय डियर सौतेली माँ, स्वागत नहीं करोगे क्या हमारा? वेयर इज द आरती की थाली? ये सब क्या चल रहा है विराज? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? यहाँ एलिना और हम तुम्हारी राह देख रहे थे और तुमने तो अपनी शादी के ही दिन किसी और लड़की से शादी कर ली। ये सब क्या तमाशा है? अरे अगर एलिना से शादी करनी ही नहीं थी तो पहले कह देते ना। और शादी करके भी किससे की है? एक 2 कौड़ी की घटिया नौकरानी से। क्या? हाँ माँ, ये वही लड़की है जो विराज की कंपनी में कैंटीन में काम करती है। नालायक कहीं का। क्यों विराज, क्यों दिखाए मुझे वो सारे सपने जब तुम्हें उन्हें ऐसे लास्ट मिनट पर ही तोड़ना था? सुरेंद्र जी, मालिनी जी, ये आपके बेटे ने सही नहीं किया, बहुत गलत किया है। और नहीं तो क्या, अब हम यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। चलो एलिना। लेकिन भाई साहब मेरी बात तो सुनिए। हाँ एलिना, रुक जाओ। और आप दोनों भी प्लीज हमारी पूरी बात तो सुनिए। एलिना के मॉम डैड उसे वहां से लेकर चले जाते हैं। विराज, तूने ऐसे आखिरी समय पर इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? आखिर तूने इस लड़की से शादी क्यों की? क्यों बेटा, ऐसी क्या मजबूरी थी? अरे आप कुछ बोलोगे भी? देखो विराज, तुम्हारे कारण अब हर जगह पर हमारी बदनामी ही होगी। अब कल सुबह देखना, ये सारा सियाप्पा शहर के हर अखबार में हेडलाइन बनकर आएगा। ओह रियली मालिनी जी, लेकिन एक बात कहूँ, ये जो बदनामी होगी ना, वो उस बदनामी से कम ही होगी जो आपके कारण हुई थी। याद है ना आपको सब कुछ? वैसे आप तो इतनी बूढ़ी भी नहीं हो कि आपकी याददाश्त कम हो जाए। क्यों, सही कहा ना मैंने? अपनी जबान संभालो विराज। अरे माफ करना सुरेंद्र सर, शायद आज मैंने कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया, इसीलिए आपको इतनी मिर्ची लग गई। बस कर विराज। देख पुत्र, मैंने तुझसे कुछ पूछा है, उसका जवाब दे मुझे। दादी, अगर मैं कुछ करता हूँ तो वो हमेशा सही के लिए ही करता हूँ, और आज भी मैंने जो भी किया है वो भी बिल्कुल सही किया है। क्यों, कैसे और कब, इन सवालों का जवाब मैं आपको नहीं दे सकता। ठीक है पुत्र, अगर तू ये कह रहा है तो जरूर किसी सही कारण से ही तूने ये सब किया होगा, इसीलिए मैं इस शादी को स्वीकारती हूँ। मम्मी जी। मालिनी बहू, जाओ, जाकर आरती की थाली लेकर आओ। पर माँ। मालिनी बहू, मैंने तुमसे कुछ कहा है, जाओ बेटा। ठीक है माँ जी। फिर दादी खुशी से विराज और कुहू का घर में स्वागत करती है और रात में सोते समय, ये लो तुम्हारा ब्लैंकेट, मैं उधर सोफे पे सो रहा हूँ, तुम इस बेड पर सो जाओ। क्या? ना बाबा ना, ऐसा मत कीजिए सर जी, ये आपका बेड है, आपकी अमानत है, मैं नीचे सो जाऊंगी, और वैसे भी मुझे उसकी आदत है, इसीलिए आप ऊपर सो जाइए।
अरे लेकिन अगर मैं ऊपर सोऊंगा और तुम नीचे सोओगी तो ये सही नहीं होगा। जितना कह रहा हो उतना करो। नहीं सर जी, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज ऐसा मत कीजिए। ओ गॉड कुहू, अरे एक बार मैंने कहा ना, तो चुपचाप ऊपर सो जाओ। नहीं मतलब नहीं, मैं नीचे ही सोऊंगी। सच में कुहू, तुम बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो। इरी क्या? कुछ नहीं, तुम ऐसे तो मानने से रही। चलो ठीक है, तुम फर्श पर ही सो जाओ, लेकिन मैं वहां पर सोफे पे ही सोऊंगा। अब क्या कर सकते हैं, ढीठ होने में तो तुमने महारत ही हासिल की है। इस तरह से नोकझोंक के बाद वीरा सोफे पर और कुहू फर्श पर गद्दा बिछाकर सो जाती है। फिर कुहू अगली सुबह जल्दी उठकर सबके लिए स्वादिष्ट नाश्ता बनाती है। वाह कुहू वाह, क्या पराठे बनाए हैं तुमने, मजा ही आ गया। क्यों सुरेंद्र बेटा? अरे क्या खाक अच्छे बने हैं, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आए। तभी विराज वहां पर आता है। तो फिर मत खाइए ना, इधर लाओ ये प्लेट। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? किशोर भैया, मालिनी जी के लिए नाश्ता आप बनाओगे, इन्हें कुहू के हाथ का बना कोई खाना मत देना। ठीक है विराज बाबा। अरे पर दादी पापा जी, ये लीजिए, मैंने ये मूंग दाल का हलवा भी बनाया है। सर जी, आप भी खाइए ना। मालिनी को कुहू पर बहुत गुस्सा आता है। निकम्मी कही कि अगर एलिना आज इस घर की बहू होती तो मैं उसे अपनी मुट्ठी में आसानी से रख पाती, लेकिन इस कुहू को तो विराज लेकर आया है, इसका मैं क्या करूं? फिर नाश्ता होने के बाद में विराज कंपनी में चला जाता है। सच में यार, देख तो, हर अखबार की हेडलाइन बन चुकी है ये खबर। अरे ऐसी भी क्या नौबत आ गई थी जो इतने अमीर आदमी को उस घटिया नौकरानी से शादी करनी पड़ी। उसकी क्या औकात है। सच में विराज सर तो एकदम नल्ले ही निकले। उनकी पसंद इतनी खराब होगी ये मैंने कभी सोचा नहीं था। सर, उस एम्प्लॉय की बातें सुनकर विराज उसे जोर से थप्पड़ मारता है। क्यों रे, बहुत मुंह चल रहा है क्या तेरा? भूल मत, मेरी बीवी की औकात बताने से पहले तू एक बार अपनी औकात चेक कर, क्योंकि वो अब एक रईस बिजनेसमैन की बीवी है और तू यहाँ का एक मामूली एम्प्लॉय। और मैं जो भी करूं मेरी मर्जी। आइंदा से ऐसी बकवास मेरे कानों तक पड़ी तो सीधे टर्मिनेशन लेटर तेरे मुंह पर मारूंगा। चल काम पर लग। सबके सामने उस एम्प्लॉय की बहुत बुरी तरह से बेइज्जती हो जाती है और वो एम्प्लॉय भी विराज से बहुत गुस्सा हो जाता है। विराज बिरला, देख लूंगा तुझे एक दिन। ये थप्पड़ मैं कभी नहीं भूलूंगा और ना ही कभी तुझे भूलने दूंगा। कुहू ससुराल से समय निकालकर अपने मायके चली जाती है, जहां वह अपनी माँ अनुप्रिया को अपनी और विराज की शादी के बारे में बताती है। लेकिन कुहू बिटिया, विराज जी ने तो तुझसे शादी सौदे के लिए की है और ये सब सही नहीं है बिटिया। नहीं माँ, बात जब तेरी सेहत पर आती है ना, तो मैं सही और गलत का फर्क भूल जाती हूँ। इस शादी से मुझे 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं और वो पैसे मैं तेरे इलाज के लिए इस्तेमाल करूंगी। देख माँ, तू मेरी चिंता मत कर। विराज जी ने मुझे पहले ही कहा था कि वो यहाँ पर 2 नौकर रखने वाले हैं जो कल सुबह से आएंगे और तेरी देखरेख करेंगे। क्या? हाँ माँ, और मैं भी हर रोज तुझसे मिलने आया करूंगी। तुम देखना माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा और तू भी फिर से ठीक हो जाएगी। सच में बेटी, पिछले जन्म में मैंने बहुत पुण्य किए होंगे जो मुझे तुझ जैसी बेटी मिली और मुझे तुझ जैसी प्यारी माँ। अच्छा माँ, मैं तेरे लिए तेरे पसंद की इलायची और अदरक वाली चाय बनाकर लाती हूँ। फिर कुहू वहां से चाय बनाने जाती है। भगवान जी, मैं नहीं जानती कि कुहू और विराज के बीच का ये कौन सा रिश्ता है, लेकिन कुछ ऐसा कीजिए जिससे ये 5 महीनों का सौदा
जिंदगी भर का साथ बन जाए। ऐसे ही एक दिन कुहू से एक कीमती और महंगा वास टूट जाता है। तभी मालिनी उसे खूब चिल्लाती है, ये तुमने क्या कर दिया? अरे 2 कौड़ी की गरीब लड़की, आंखें नहीं है क्या तुम्हारे पास? पता भी है ये वास कितने का है? पूरे 70,000 का। अरे तुम्हारी तो साल भर की भी कमाई उतनी नहीं होगी। नॉनसेंस कही की। माफ कीजिए माँ जी, अब निकलो यहाँ से। तुम्हारी ये मनहूस शक्ल देखकर ही मुझे चिड़चिड़ होती है। पता नहीं किस गटर की नाली से उठाकर लाया है विराज ने तुम्हें। तभी वहां पर विराज आता है। मालिनी जी, अपनी जबान संभाल कर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आप अपने जैसी एरी गेरी लड़की से बात नहीं कर रही हो। ये विराज बिरला की बीवी है। और हाँ, आइंदा से मेरी बीवी को गरीब और 2 कौड़ी की बोलने से पहले 100 बार सोच लेना। और एक बार खुद के गिरेबान में भी झांक कर देखिए। अरे ये तो शादी से पहले कुछ काम भी करती थी, लेकिन आप तो सुरेंद्र सर के बिना कुछ भी नहीं हो। विराज, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी इस सो कॉल बीवी से कह दीजिए कि मेरी बीवी से इस तरह से बात ना करे। और तुम कहो, आइंदा से इन दोनों को माजी और पापा जी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये दोनों हमारे कोई नहीं लगते। यू गेट दैट? जी सर जी। फिर एक दिन अचानक से कुहू की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। तभी विराज उसका ध्यान रखता है। अरे नहीं सर जी, आप रहने दीजिए, मैं ये पट्टी खुद कर लूंगी। अरे तुम कभी तो चुप रहा करो, जब देखो तब सरजी सरजी सरजी, इरिटेट कर देती हो यार। अब आराम करो। मैंने किशोर भैया और बिंदिया से कह दिया है, वो दोनों तुम्हारा खाना पहुंचा देंगे कमरे तक। और खबरदार, जो ठंडा कुछ खाया तो। ठीक है सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यू आर वेलकम। क्या कौन? अरे यार कुछ नहीं। वैसे सर जी, अब तो हमारी शादी हो चुकी है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वाली ही सही। तो क्या मुझे आप बता सकते हो क्या कि आखिर आपने मुझसे शादी क्यों की? मेरा तो इस शादी से फायदा ही है कि मेरी माँ का इलाज हो जाएगा, लेकिन आपका क्या फायदा है, बताइए ना। अरे बाबा, एक बार कहा ना मैंने, मैं नहीं बता सकता। और तुम्हें उन सब से क्या मतलब है? तुम अपना देखो और मेरे मामले में मत पड़ो। तुम्हें तुम्हारा मांगा हुआ सब कुछ मिल रहा है ना, तो उतने में ही खुश रहो। इतना कहकर विराज वहां से चला जाता है। फिर एक दिन दादी विराज और कुहू के लिए शिमला की हनीमून टिकट्स बुक करती है। और ये खबर सुनकर कुहू बहुत खुश हो जाती है। मैं तो बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ सर जी, क्योंकि आज तक मैं कभी हवाई जहाज में नहीं बैठी, और अब मैं पहली बार बैठने वाली हूँ। और सीधे हिमाचल की पहाड़ियों में जाऊंगी और उन बर्फीली वादियों में बहुत सारे फोटो भी खिंचवाऊंगी। हाय। ओ हेलो, यू पागलों की तरह उछलना बंद करो, क्योंकि हम दोनों कहीं नहीं जा रहे। अगले हफ्ते मेरी काफी सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है, तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। क्या? ऐसा मत कीजिए ना सर जी, प्लीज सर जी, प्लीज। नहीं कहा ना मैंने? सर जी। तभी वहां पर दादी आती है। अरे ये क्या बात हुई भला? ये लड़की दिन रात मेरा कितना ख्याल रखती है, तेरे लिए और इस पूरे घर के लिए कितना सोचती है। और एक तू है जो इस बिचारी का मन मार रहा है। तुझे मेरी सो विराज, तुझे इस लड़की के साथ शिमला जाना है, मतलब जाना है। लेकिन दादी, मैंने कहा ना, बात खत्म। थैंक यू सो मच दादी जी, तुसी बड़े अच्छे हो। विराज को अब ना चाहते हुए भी कुहू के साथ हनीमून के लिए जाना ही पड़ता है। और वहां पर जाकर वो दोनों खूब घूमते हैं। सर जी आइए ना, हम दोनों साथ में एक सेल्फी लेते हैं, आइए ना। नहीं कुहू,
अब चलो यहाँ से, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अरे सर जी, मैं ये फोटो कहीं पर भी पोस्ट नहीं करूंगी। आप आइए तो सही, आइए ना। अरे तुम्हारा तो हमेशा का ही है, एक बार में कही हुई बात तुम्हें कभी समझ नहीं आती। क्यों दिमाग खाती रहती हो? दादी के कहने पर मैं यहाँ पर आया हूँ। उंगली देता हूँ तो सीधे हाथ पकड़ लेती हो तुम। हद है यार। अरे पर एक फोटो खींचने में आपका क्या जाता है? मानती हो कि आप एक बड़े बिजनेसमैन हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि 24 घंटे आप अकड़ में ही रहो। ओ प्लीज कहो, अब चुप रहो। नहीं रहूंगी मैं चुप, और ऐसे ही बड़बड़ करती रहूंगी जब तक आप मेरे साथ सेल्फी नहीं लेते। चलो अब जल्दी से मेरे साथ एक सेल्फी लो। यू नो व्हाट कुहू, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम अकेले ही यहाँ पर सेल्फी लेती रहो और अकेले ही हनीमून भी मनाओ। क्या? लेकिन सर जी, ऐसा मत कीजिए, मेरी बात तो सुनिए। ले सर जी। फिर विराज कार में बैठकर चला जाता है और कुहू उसकी कार के पीछे पीछे भागती है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाती। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? इस अनजान जगह में कैसे जाऊंगी होटल तक? मुझे तो होटल का नाम भी नहीं पता। इस बार तो मैं बुरी तरह फंस गई हूँ। अनजान जगह में फंसी हुई कुहू अब आगे क्या करेगी और कैसे आगे बढ़ेगा कुहू और विराज का ये रिश्ता? जानने के लिए देखना ना भूलिए इस कहानी का अगला भाग। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें